हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और सबसे पहले हम आज एनालिसिस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का। और आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट कल पेश किए गए थे, लेकिन क्योंकि एक डिटेल्ड व्यू हमें आपके साथ शेयर करना था तो इसलिए एनालिसिस करने में थोड़ा सा समय लग गया। और आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट हैं वो जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है वो बता देता हूँ कि क्या है। कि ये चर्चा जो है जोरों से है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक की जो रिजल्ट एंटिसिपेट किए गए थे, यानी कि जो एस्टिमेशंस थे उसी की तर्ज पर रिजल्ट पेश किए गए हैं। और कुछ जो एस्टिमेट्स थे उनसे थोड़ा सा बेहतर भी जो है कुछ चैनल्स आपको बोलते हुए नजर आएंगे, बट मोस्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जो है रिजल्ट्स हैं। ऐसा ज़्यादातर जो है न्यूज़ चैनल्स या जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इस तरीके की खबरें छपी हुई हैं। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट एनालिसिस हम करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है कि हम जो रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे वो इंडिपेंडेंटली करेंगे। और सीधी सी बात ये कि जो भी आप डिसीजंस लें, बाय सेल या ऐसे कंपोनेंट जिसमें आईसीआईसीआई बैंक इंडेक्स के रूप में भूमिका निभाता हो, तो देखिएगा मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, फिर निवेश या ट्रेड जो भी करें उस एंगल से करिएगा। मेरा जो व्यू है वो मैं इंडिपेंडेंटली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ तक हमारी बात है तो हमारी आईसीआईसीआई बैंक में कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जिन म्यूचुअल फंड्स को हम ओन करते हैं वहाँ हो सकता है कि हमारी लॉन्ग पोजीशंस हो और कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस हमारी दोनों साइड हो सकती हैं इंडेक्स के अंदर, यानी कि जो इंडेक्स है यानी कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें। तो जो भी व्यू रखेंगे एक इंडिपेंडेंटली रखेंगे। और जो भी यहाँ पर आप ट्रेड लें, निवेश करें, किसी भी तरीके का फैसला लें, तो देखिएगा ना तो मेरा चैनल आपसे जो है कोई कंसिडरेशन मांग रहा है कि भाई जो भी आप कमाए उसमें हमें कोई प्रॉफिट चाहिए, नहीं। और ना ही हम कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया हमारे एनालिसिस के बेस पे और फिर आपको कोई लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। तो ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज आप इस जो वीडियो है उसको लीजिए और एंजॉय कीजिए। और जो जानकारी आपको मिलती है, अगर आपको लगता है कि भाई जानकारी अच्छी है तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे लोगों के भी काम की है जो बैंक में जॉब करते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, निफ्टी में निवेश करते हैं, बाकी स्टॉक मार्केट के बाकी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फिनेंस के या फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके भी काम का हो सकता है। तो सीधी सी बात ये कि हम इस चर्चा के अंदर जो है दो एंगल से बात करेंगे, शेयर प्राइस, परफॉर्मेंस और आगे की एंटिसिपेशन। और बाद में हम कंक्लूड करेंगे मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, केवल वही लोग इस वीडियो को देखें जो थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें कि भाई उनको कुछ समझना है, सीखना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम रिजल्ट एनालिसिस के साथ साथ आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा भी देते हैं साथ साथ में, तो यहाँ पर आज का एनालिसिस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट से पहले हम बात करेंगे कि पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आए थे तो रिजल्ट के समय पर शेयर का भाव क्या था। तो तकरीबन उस समय शेयर का भाव था 900 रुपये के आसपास, ये भाव हुआ करते थे। यानी कि अप्रैल के एंड के आसपास जो भाव थे वो थे 900 रुपये थे, 905 रुपये थे, 910 रुपये थे, उसी के आसपास। अभी शेयर का भाव है 1000 रुपये, 996 है, मतलब 1000 रुपये ये। तो ये जो शेयर का भाव है पिछले 3 महीनों के दौरान 3 मंथ्स की जो इसकी रिटर्न्स हैं वो है 10%। तो तकरीबन 10% की रिटर्न इसने डिलीवर की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो जिनके पास भी ये शेयर है वो 10% की रिटर्न जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के एनालिसिस को करें और उसमें एक चीज़ देखें कि भाई ये किस कीमत पर मिल रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तकरीबन 3.5 गुना कीमत पर ये शेयर उपलब्ध है। यानी कि जो भी 1000 का भाव है तो इसकी बैलेंस शीट की जो कीमत है वो 3.47 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। तो वो बुक वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कि भाई वो कितनी कीमत है, तो वो बिलो 300 के आसपास ही मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे या जो रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो वो या तो असेट्स वैल्यू पर होंगी या वो इक्विटी की वैल्यू पर होंगी, यानी कि बुक वैल्यू पर होगी।
देखिएगा, रिजल्ट एनालिसिस में कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें भी थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है, ज़्यादा लगाना पड़ता है, और कुछ रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के इसी श्रेणी में थे। ये जो रिजल्ट थे, रिजल्ट में कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं और आप रीज़न ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई ये ऐसा कहाँ से हुआ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, और जब आप रिजल्ट के साथ कोरिलेट करेंगे तो कुछ और निकल कर आ रहा है। तो सबसे खास बात, अगर हम यहाँ पे आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो स्टैंड अलोन यानी कि जो बैंक का परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें हालांकि बाकी कंपनीज भी हैं, लेकिन क्या कि हम एक पहले कोर बैंक को देख लेते हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड पे भी आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भाई बैंकिंग के अंदर क्या माहौल था इस पूरे क्वार्टर में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजिंग साइकिल थी, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट की इनकम भी ज़्यादा आएगी। जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो परसेंटेज टर्म्स में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके जो डिपॉजिट्स हैं उन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कौन से सेगमेंट ने अच्छा प्रॉफिट कमाया इस बार, तो वो ही सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिएगा, रिटेल सेगमेंट में सेल्स 10% के आसपास बढ़ी, होलसेल बैंकिंग में भी तकरीबन 10% के आसपास बढ़ी, ट्रेजरी इनकम 10% से कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये जो है बैंक थोड़ा सा फोकस कर रहा था कि भाई हम धंधा कर रहे हैं तो ट्रेजरी में भी एक ठीक ठाक सा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप आरबीआई के पास रख देंगे ऐसे एनवायरनमेंट में तो रिटर्न्स नहीं आएंगी, तो वो भी 10% के आसपास ही हैं। और अदर बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 10% से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 15-16% के आसपास बनती है। तो कुल मिलाकर सारी जगह परफॉर्मेंस सेगमेंट वाइज आपको हर जगह रेवेन्यू में ग्रोथ नजर आएगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट में, यानी कि इंटरेस्ट इनकम तो आपकी हर जगह बढ़ती हुई है। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ हुआ है बिटवीन द लाइंस, अगर हम बात करें यानी कि रेखाओं के बीच में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ आपको प्रभावित करेगी। मैं जनरली सेगमेंट रिपोर्ट सबसे पहले आपके साथ एनालिसिस नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट कुछ इस तरीके के हैं कि सेगमेंट को समझना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी था। तो बीइंग ए टीचर मुझे लगता है कि जो चीज़ सबसे पहले समझनी चाहिए वो मैंने सबसे पहले ही लगाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग में भी ये कहता हूँ कि बुक में जिस सीक्वेंस से सवाल दिए होते हैं जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस से हमें सोल्व करने चाहिए। और मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी एक बात हमेशा ध्यान रखी है कि मैं कभी भी सवाल को सीक्वेंस के हिसाब से नहीं कराता, सवाल को हमेशा बच्चों को किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी उस एंगल से ही हम सवाल कराते थे। यानी कि कभी कभी सवाल के अंदर जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से अरेंज किए होते हैं, वो कभी कभी बुक के अंदर भी वो जनरली एक कंप्लीशन होती है, वो सब इकट्ठे डाल देते हैं। और जनरली आजकल जो बुक्स हैं उनमें सीक्वेंस में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और हम जब पढ़ा करते थे अक्सर वो प्रॉब्लम नहीं रहती थी। टीचर्स उस समय पर इस तरीके से सवाल या किताबें अरेंज करते थे कि बड़े सीक्वेंस में होती थी। तो आप भी कहेंगे कि ये जो आज मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ रही है, और मैं जो बुक पढ़ा करता था तो उस बुक के अंदर सबसे खास बात ये होती थी कि एक के बाद दूसरा सवाल बिल्कुल सेम सीक्वेंस में लगा होता था। आजकल वो हम पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें मिसिंग देखते हैं। तो आइएगा, उस चीज़ पे अब ज़्यादा समय नहीं खराब करता हूँ आपका। अब मैं आपका सबसे पहले रिटेल सेगमेंट की बात करूंगा। देखिएगा, रिटेल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी वजह से इंडिया में बैंक की पी रेशियो 15 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बड़ा सॉलिड बता रहा हूँ रीजन। रिटेल बिजनेस को इंडिया के अंदर शुरू से प्राइम माना जाता है, ये माना जाता है कि ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, इसीलिए ऐसे बैंक जिनका रिटेल में एक्सपोजर ज़्यादा है उन बैंकों को पी रेशो ज़्यादा मिलनी चाहिए, और ये इंडिया में होता है। अब इस सेगमेंट में जो कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं उनकी पी रेशो ज़्यादा होती है, और जो रिटेल सेगमेंट में कम कमाती हैं या रिटेल का पोर्टफोलियो ही कम होता है वहाँ पर पी रेशो कम मिलती है। तो आप बहुत बार ऐसे सवालों के जवाब देखेंगे जब आप सोचते हैं कि बैंकों की सबकी पी रेशो अलग क्यों होती है, तो उसमें से एक रीज़न ये भी होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं पी
को जस्टिफाई करने के, वो मैं बाद में कभी आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। एक साथ तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि हम कोई ना कोई रेलेवेंट वीडियो के साथ बात करते हैं, हो सकेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पी रेशियो को कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, तो उसमें हो सकता है मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बताऊँ। तो सबसे पहले देखिएगा रिटेल बैंकिंग में हुआ क्या। रिटेल बैंकिंग के प्रॉफिट को देखिए। रिटेल बैंकिंग के जो प्रॉफिट हैं उसमें हुआ क्या है, सबसे खास देख 4,900 करोड़ 4,900 करोड़ 4,900 करोड़ के जो प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये घटकर हो गए 4,178 करोड़। आप देखेंगे कि ये जो डेंट है ये 16% से भी ज्यादा है, 16% से भी ज्यादा है, डी ग्रोथ हुई है। ठीक है जी, 16% प्रॉफिट घट गए। होलसेल बैंकिंग में क्या हुआ है, 10% प्रॉफिट डी ग्रोथ हो गए। एक ट्रेजरी ऐसी है जहां पर इन्वेस्टमेंट थी, आरबीआई के पास पैसा था, आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जहां पर आपको तकरीबन 3-4% का आसपास का इजाफा हुआ है, और वो है ट्रेजरी इनकम। उसके बाद अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में तो देखिएगा तकरीबन 40% का इजाफा है। लेकिन जो 3 मेजर पोर्शन है, क्योंकि अदर्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो 3 मेजर पोर्शन है उसमें एक 3.5% अप है, 2 जो है एक 10% डाउन है, और तीसरा 16%। और तीनों के फिगर्स जो हैं 4,000 के टर्म्स में है। तो हम कह सकते हैं पूरे सेगमेंट को 1/3 आप बांट सकते हैं। लेकिन कुछ अदर बिजनेसेस को हम 10% में लेते हैं, तो 30% हिस्सा रिटेल बैंकिंग का है, 30% हिस्सा होलसेल बैंकिंग और 30% ट्रेजरी इनकम का है, हम ये मान सकते हैं। अब इस पूरे सेगमेंट में देखिए हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। रिटेल बैंकिंग 16% साफ प्रॉफिट, होलसेल बैंकिंग में 10% प्रॉफिट साफ, और ट्रेजरी में 3.5%। यानी कि ऑपरेटिंग फ्रंट पे बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको खराब लगेगी। तो ये तो हुआ ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट पे बात। अब यहां पे सरप्राइज क्या आएगा वो मैं आपको अगली जो है स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि आपका रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट डिग्रो हो गया 16%, 10% हो गया होलसेल बैंकिंग में, यानी कि आपका 60% बिजनेस जो है चैलेंज फेस कर रहा है। ठीक है, ये है बिटवीन द लाइंस। और 3.5% आप ग्रो कर रहे हैं ट्रेजरी वाले बिजनेस के अंदर, ट्रेजरी इनकम्स में, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, आरबीआई के पास बैलेंस है, और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है वहां से आपने पैसा कमाया है। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि सर इसकी तो ईपीएस डिग्रो करेगी इस क्वार्टर में, नहीं करेगी। जब आप देखेंगे प्रॉफिट को तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, और वो प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा यहां पर आपको कोने में एक फिगर नजर आ रही है 1600 करोड़ रुपए की, जो पिछले क्वार्टर में थी माइनस। ये थे कंटीजेंसी प्रोविजंस। कंटीजेंसी प्रोविजंस कि भाई कहीं डूब गए ना पैसे, कहीं पर भी कुछ पैसा डूब सकता है। बैंक को कुछ डाउट था कुछ असेट्स क्वालिटी पे कि ये पैसा डूब जाएगा, बैंक ने भी वो रिवर्स नहीं किया, ध्यान रखिएगा, रिवर्स नहीं किया है, वो था, अभी भी है, बैलेंस शीट में है, उनको लग रहा है ये 1600 करोड़ हमारे डूबेंगे, वो उन्होंने पिछले क्वार्टर में प्रोवाइड कर लिए थे। इस क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट 16% और 10% आपको रिटेल बैंकिंग में और होलसेल बैंकिंग में ऑपरेशनल फ्रंट पे घटते हुए नजर आए हैं, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय 1600 करोड़ के जो प्रोविजंस पिछले क्वार्टर में थे, जो इस क्वार्टर में नहीं है, जिसकी वजह से आपको 12,200 करोड़ के जो प्रॉफिट है इस बार 12,846 करोड़ के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन है दिस 1600 करोड़ का। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि हमने तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली, नीचे नोट्स टू अकाउंट में तो लाइन ही नहीं है। देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, वो आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज या स्किल से ही आप समझ पाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कोरिलेट करके आप निकाल पाएंगे। तो एक ऐसा फिगर जिसके ऊपर मैंने वीडियो कल आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं इस 1600 की फिगर्स को ट्रेस कर रहा था कि सारी जगह ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन जब रिपोर्टिंग हो रही है तो प्रॉफिट एकदम बढ़िया आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि रिटेल बैंकिंग में और होलसेल बैंकिंग में
प्रॉफिट डी ग्रोथ है, यानी कि जो दिख रहा है उससे कहीं जुदा है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कुछ फ्रंट के ऊपर। रिजल्ट जो बाजार ने उम्मीद की थी वही है, लेकिन जो बाजार ने उम्मीदें की थी कि रिटेल बैंकिंग में और होलसेल बैंकिंग में प्रॉफिट डी ग्रो नहीं होगा, वो हो गया है। बेस्ट प्रॉफिट बढ़ा है, किसकी वजह से, अभी आऊँगा स्लाइड पे, किसकी वजह से वो बढ़ा है, 1600 करोड़ के जो प्रोविजंस थे पिछली बार, जो इस बार नहीं है। आइएगा अभी समझाता हूँ आपको थोड़ा सा और वो समझने के लिए आप देखिएगा इंटरेस्ट एंड के फिगर पे आएंगे। ये जो फिगर्स है ये तकरीबन 2200 करोड़ के आसपास बढ़ा है। 2200 करोड़, मैं फिगर्स परसेंटेज में नहीं डाल रहा हूँ इस बार, 2200 करोड़ के आसपास की ये फिगर प्लस में आई है जो इंटरेस्ट बैंक ने कमाया है। इसके अलावा तकरीबन 350 करोड़ की अदर इनकम आई है बैंक की। ये हम अच्छी मानेंगे क्योंकि बैंक अपनी जो एक्टिविटीज हैं, कमीशन बेस की जो अर्निंग्स हैं या जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे अच्छा कर रहा है। तो कुल मिलाकर आपको 2550 करोड़ रुपए, सॉरी 2550 करोड़ रुपए आपके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब गया क्या, जो इंटरेस्ट के जो खर्चे थे वो भी 1600 करोड़ बढ़ गए, यानी कि ये जो प्रॉफिट था 2200, जितना इंटरेस्ट बढ़ा उसमें खाली 1600 करोड़ के खर्चे बढ़े, तो 600 करोड़ रुपए इनके पास एक्स्ट्रा है। और उसके बाद जो ये खर्चा 600 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आए थे, वो 600 करोड़ रुपए इनके अदर एक्सपेंसेस में उड़ गए, 2200 करोड़। तो कुल मिलाकर जो अदर इनकम है 350 करोड़ रुपए की, वो इनके पास एक्स्ट्रा बच गई। तो ये जो डिफरेंस है ये 350 करोड़ के आसपास ही आ रहा है। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट आपको 350 करोड़ रुपए दिख रहा है, ये केवल और केवल किस चीज का है कि बाकी तो सब कंपनसेट हो गया, जितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा उतना ब्याज चला गया, हमारे खर्चे बढ़ गए उतने, तो वो तो सब सुहा हो गया। लेकिन जो अदर एक्टिविटीज में जो काम किया उसमें 350 करोड़ रुपए बच गए। अब उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर्स की फिगर आपको दे दी, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम में जो फर्क है वो 350 करोड़ का ही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए तो वो 350 करोड़ रुपए लगभग ज्यादा है, ठीक है जी, लगभग ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे फिगर आपको 300 कुछ करोड़ दिखेगी, बट 300 जो भी डिफरेंस है वो 300 करोड़ के आसपास ही है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट कहां से बढ़ा, ये जो सारा गेम हुआ ये 1619 करोड़ के प्रोविजंस थे पिछले क्वार्टर में, 1619 करोड़ के, और यहां पर इन्होंने इस बार प्रोविजन बनाए 1292 करोड़ के प्रोविजंस। ये जो प्रोविजंस बनाए हैं 1292 करोड़ के प्रोविजंस, ये पिछले बार के जो प्रोविजंस है उससे 330 करोड़ के आसपास कम है। तो ये 310-15 यहां पर और 300 के करीब का यहां पर, तो तकरीबन जो 600 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आपको 600 कुछ करोड़ होंगे। तो ये जो 600 कुछ करोड़ है यानी कि 640 करोड़ के आसपास, ये जो फिगर है 310 और 330 640, ये 640 करोड़ के प्रॉफिट आपको बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट आपको समझ में आएगी कहां बढ़ रहे हैं। आपका रिटेल में नहीं बढ़ा, आपका होलसेल बैंकिंग में नहीं बढ़ा, ट्रेजरी इनकम से आया ये प्रॉफिट। दूसरा प्रोविजन रिड्यूस होने की वजह से आया है। तो ये 640 करोड़ के प्रॉफिट आए। उसके बाद टैक्सेस आपके प्रोपोर्शनेटली गए हैं, जबकि कुछ जगह पर ज़्यादातर बैंकों में टैक्स की परसेंटेज बढ़ के आई थी, वो डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट थी। लेकिन इस बैंक में तकरीबन जो 640 करोड़ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ट्रांसलेट नहीं हुआ, प्रोपोर्शनेटली जितना टैक्स जाना था वो चला गया, और उस टैक्स को काटने के बाद जो 530 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू आती है वो आपने एडिशनल प्रॉफिट कमा लिया। तो 530 करोड़ रुपए के आसपास के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपने एडिशनली अर्न किए हैं, जो कि क्वार्टर बेसिस 5% से ऊपर होते हैं। तो ये पूरी इसका क्रक्स है कि जो इनकम आई है, अदर इनकम की फिगर्स अच्छी आई है जिससे प्रॉफिट आए, दूसरा प्रोविजन घटा है। तीसरी बात क्या है कि जो बैंकिंग की मेन ऑपरेशंस है, रिटेल बैंकिंग के लोन्स में प्रॉफिट घटा है, होलसेल बैंकिंग में घटा है, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ा है। अब दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ थी, ये दो पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको बताई, दो नेगेटिव चीज़ें आपको बताई कि होलसेल बैंकिंग और रिटेल खराब करता हुआ नजर आया, प्रोविजंस घट गए, असेट्स क्वालिटी स्टेबल रही, इस वजह से बैंक ने इस बार एडिशनल प्रोविजंस नहीं बनाए। बैंक को लगता है कि यार बनाने ही पड़ेंगे ना, अगली बार देख लेंगे ना, अभी क्यों झमेला लेना अपनी लाइफ को। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में प्रोविजंस की फिगर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट क्वार्टर में, मैं इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको प्रोविजंस की फिगर ज़्यादा निकल सकती हुई दिख सकती है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है, तो कंपनी पर्याप्त मात्रा में कैपिटल
रखने में इस बार थोड़ी सी चूक करती हुई नजर आ रही है। और हुआ क्या है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलती है बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर इंतजार करिएगा, सारी डिटेल आपको समझाऊंगा। 18.34% से घटकर 16.71 हो गई है, यानी कि बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.34 से घटकर 16.71 हुई है। और ये किस वजह से हुई है इसका कारण आपको बताता हूं। देखिएगा, जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से जितनी बैंक की असेट्स होती हैं, जो बैंक की असेट्स होती हैं उनका रिस्क जो है वो एक असाइन किया होता है, उस रिस्क की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो रिस्क है, जो बैंकों ने लोन दे रखे हैं उनकी रिस्क वेटेड एसेट्स की जो परसेंटेज है वो इस क्वार्टर में ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रिस्क वेटेड एसेट्स ज्यादा हो गई, यानी कि न्यूमरेटर तो वहीं पर है लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि अंश तो वहीं पर है, और जो हर की वैल्यू जो हिंदी में मैथ्स जानते हैं और जो इंग्लिश में जानते हैं, तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो वही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है रिस्क बढ़ने की वजह से। और दूसरा होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जनरली वो लाइबिलिटीज होती हैं जो बैंक ने गारंटीज या कुछ कमिटमेंट्स दे रखी हैं, जिनको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, उस कैटेगरी में आती हैं, तो उन लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई। तो न्यूमरेटर के अंदर तो चीजें नहीं बढ़ी, लेकिन डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ गई आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, और जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं वो बढ़ गई हैं, तो जिसकी वजह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कमजोर हो गई है। तो इस पर जो है एक जो है इस तरीके की परिस्थिति बनती है कि बैंक को जल्द ही अपनी कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, यानी कि आप अगले 1 महीने के दौरान या 2 महीने के दौरान एक ऐसी अनाउंसमेंट आईसीआईसी बैंक से सुनते हुए नजर आएंगे जहां पर आईसीआईसी बैंक बोल रहा होगा कि हम अपनी कैपिटल रेज करेंगे, यानी कि या तो डेट के माध्यम से, हमें लग रहा है परपेचुअल डेट के माध्यम से, जो CET1 है यानी कि जो कैटेगरी 1 की कैपिटल है उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ईपीएस में, तो ईपीएस जो 13 रुपये 7 पैसे थी वो 13 रुपये 80 पैसे हो गई, और उसको हम नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हम देते हैं डाइल्यूटेड को, तो 12.83 से 13.54 हो गई है। तो ये जो है तकरीबन 5.5% के आसपास ग्रो की है, तो ये वही प्रॉफिट की परसेंटेज में है। अब बात करते हैं एनपीए। एनपीए देखिएगा यहाँ पर स्टेबल रही है, बैंक के अंदर जो ग्रोस एनपीए है वो स्टेबल है, बल्कि थोड़ा सा स्लाइटली रिड्यूस हुए हैं। तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पिछले बार थी 31,183, वो थोड़ी सी बढ़ तो गई है 31,822, लेकिन जो प्रोविजंस की फिगर है उसके बाद भी जो ये वैल्यूज हैं ये बढ़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि लोन के अमाउंट ज़्यादा है, उस लोन के अमाउंट के सामने ये बढ़े हुए एनपीए भी परसेंटेज टर्म्स में कम हो गए। हालांकि एनपीए बढ़ा है इस क्वार्टर के अंदर भी तकरीबन 650 करोड़ रुपए, और नेट आफ्टर प्रोविजंस भी तकरीबन 200 करोड़ रुपए, तो वो बढ़ा तो है लेकिन वो बैंक के साइज के साथ बढ़ा है, तो जिसकी वजह से आपको जो जीएनपीए है, ग्रोस एनपीए, वो 2.76 आई है, और नेट एनपीए सेम रखी है 0.48। अब इसके बाद एक चीज और आपको समझाते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में क्या फर्क पड़ा है। तो देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा पैरामीटर है कि बैंक कितना ऑपरेटिंग मार्जिन कमा रहा है। जून 2022 में 43 था, जो इस सितंबर 2022 में 44 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी इंक्रीजिंग ट्रेंड था। उसके बाद फिर बढ़ा, यहाँ पर भी तकरीबन 2% के आसपास बढ़ा, ये भी बहुत बढ़िया इंक्रीजिंग ट्रेंड था। फिर आ गया मार्च 2023, यहाँ पर डी ग्रो कर गया था तकरीबन 2% के आसपास, और इस बार इसमें से भी 2% घट गया। इसका मतलब है कि जो बैंक के मार्जिन्स हैं वो लगभग पीक आउट हो चुके हैं, यानी कि जो बैंकों के मार्जिन्स हैं वो जनरली अपने टॉप के आसपास बना चुके हैं, अब टॉप से घटना शुरू हो रहे हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी देखिएगा 29% था, फिर 29 रहा, फिर 29 की लाइन में रहा, फिर 29 की लाइन में रहा। इस बार भी हालांकि ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन 29 के नीचे स्लिप हो गया, कुछ ही फ्रैक्शन के साथ, कुछ ही बड़े छोटे डेसिमल्स के साथ। बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में आप कहेंगे कि सर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं घटे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स घट गए, ऐसा क्यों? ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो 2% घट गए, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में तो मात्र 50 बेसिस पॉइंट का ही असर आया। रीजन है प्रोविजंस नहीं बनाया, जो मैंने बताया नहीं पिछली बार 1600 करोड़ का कंटीजेंट था, वो इस बार कम है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे कम इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 2% कम परसेंटेज में आ रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाई
ये जो ईपीएस आई है 13 रुपये, तो एक्सपेक्टेड ईपीएस जो कंपनी ने कैलकुलेट की है वेटेड एवरेज, वो लगभग 5500 रुपये के 55 रुपये के आसपास निकाली है। तो वो 55 रुपये के आसपास अब जिस तरीके से बाजार के जो मार्जिन हैं वो रिड्यूस हुए हैं, तो हम लगा रहे हैं कि एंटीसिपेटेड ईपीएस जो है कहीं 16 से 18 के बीच में बनेगी स्टैंडअलोन बेसिस पर, और कंसोलिडेटेड में थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड भी आ सकती है 15 to 17 में। तो लगभग शेयर प्राइस अपनी फेयर वैल्यू जो है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ है। तो अभी वर्तमान में शेयर का भाव जो है शायद जो है शेयर प्राइस चल भी चुका है 10%, तो लगभग उसी के आसपास है। थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा सा बाजार की दशाओं के हिसाब से भी रिएक्ट कर सकता है, तो 1-2% ऊपर की तरफ 1-2% नीचे की तरफ के दोनों साइड के चांसेस बनते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एनपीए की, तो एनपीए की हम बात कर चुके हैं, और अब हम बात करते हैं नेट वर्थ के ऊपर या रिटर्न ऑन नेट असेट्स पे कितना बना है। तो रिटर्न ऑन असेट्स पे 2.39 है। तो कोई परफॉर्मेंस जो बैलेंस शीट की टोटल वैल्यू होती है उस टोटल परसेंटेज को अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करते हैं तो वो एक क्वार्टर का रिटर्न ऑन असेट्स आता है, और उसको जब हम एनुअलाइज करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब ये फिगर्स निकलती है। और आपको अगर ये ज़्यादा जानकारी में समझनी है तो विद एग्जांपल मैंने अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वीडियो जो है बनाई है, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये जो बैंक है अगर स्टैंडअलोन सेगमेंट की बात करें तो स्टैंडअलोन सेगमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी आपके साथ सारा। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई रिटेल में बैंकिंग में प्रॉफिट्स कैसे रहे, तो वो आपको बता रहे हैं। अगर डिजिटल और नॉन डिजिटल में अलग अलग भी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेगमेंट रिजल्ट है वो डिजिटल में 4900 से 4100 हुए, घटे हैं। और डिजिटल बैंकिंग टोटल में, और जो डिजिटल में है वो 1500 से घट के 1175 हो गए हैं 1535 से, और नॉन डिजिटल में भी रिड्यूस हुए हैं। तो प्रॉफिट जो है रिटेल के अंदर थोड़ा सा घटते हुए नजर आए, जहां पर कि बैंक, क्योंकि रिटेल का प्रॉफिट घटना कंपनी की पी रेशियो घटना, रिटेल का प्रॉफिट बढ़ना कंपनी की पी रेशियो बढ़ना। तो जो मैंने पी रेशियो एडजस्ट करने की कोशिश की है वो रिटेल सेगमेंट के प्रॉफिट्स की वजह से किया है। अब अगर हम बात करें कि भाई कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या आया, तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर भी अगर हम ईपीएस निकालने की कोशिश करें तो वो तकरीबन 14.91 है, जो कि 15 के आसपास बनती है। तो फॉरवर्ड अर्निंग्स में हम लगा सकते हैं कि पूरे साल भर की ईपीएस कहीं पर भी 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में हो सकती है। और अगर थोड़ा सा कोई डाउन साइड रिस्क लें तो 10% का मार्जिनल है 50 और 62-63 रुपये के बीच में हो सकती है ईपीएस आने वाले सालों की। अब अगर कंसोलिडेटेड सेगमेंट में बात करें तो भाई कौन से सेक्टर ने अच्छा किया, कौन से ने खराब, तो ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी, अदर बैंकिंग। अब देखिएगा आता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको समझिए 316 करोड़ से घटकर 208 करोड़ हो गए। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी जो है प्रॉफिट्स थोड़े से घटते हुए नजर आए हैं। और अदर जो बिजनेसेस हैं, जो एएमसी बिजनेस है, सिक्योरिटी ब्रोकिंग है, वो देखिएगा सिक्योरिटी ब्रोकिंग ने तो करना ही अच्छा था, वहां पर तकरीबन 28-30% की जो है राइज मिली है। तो कंसोलिडेटेड में देखेंगे इंश्योरेंस ने कोई खास नहीं किया, लेकिन जो स्टॉक ब्रोकिंग है उसने अच्छा किया। अब अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो भाई नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले क्वार्टर में थी 176 करोड़, जो इस बार है 182। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये ग्रोथ है तकरीबन 2.5% के आसपास की, और 2.5 से 3% लगा सकते हैं उसके बीच की इनकम है। नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखें तो 51 से लेके 51.83 हो गई है, तो स्टेबल अर्निंग्स आ रही हैं। उसके बाद कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 227 से बढ़कर 234 हुआ है। और इसके बाद अगर हम, क्योंकि सिमिलर हैं, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डी ग्रोथ नहीं है बिजनेस में। अब सेगमेंट वाइज मैंने आपको बताया, क्योंकि ट्रेजरी से कंपनसेट कर लिया, ये जो अदर बिजनेस एक्टिविटीज है वो कंपनसेट हो गया। और इसके अलावा जो प्रोविजंस है वो नहीं बने हैं इस बार, जो 1600 करोड़ के पिछली बार कंटीजेंट प्रोविजंस थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें क्या है, तो वो 9,100 करोड़ से बढ़कर 9,600 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो वो हम पीछे भी एनालिसिस में देख चुके हैं। इसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट लेने और देने के बीच का डिफरेंस, इसको बहुत क्लोजली देखना चाहिए। पिछले क्वार्टर में था 4.9, इस बार घटकर हो गया 4.78, यानी कि बैंक ने जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ाए हैं इस बार, और टर्म डिपॉजिट बढ़ने की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटा है।
कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो 3.98 होती थी, यानी कि जो भी लोन आपने ले रखे हैं, मतलब डिपॉजिट ले रखे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, उन सब पे 3.98% ब्याज पड़ता था, अब पड़ रहा है 4.31, तो वो बढ़ते हुए है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, यानी कि इनकम कमाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, कॉस्ट हो रही है, वो 39% थी, वो 40 होगी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे ही है। और जो प्रोविजंस हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो 11.7% थे, लेकिन इस बार प्रोविजन बनाए नहीं है आपने, कम बनाए हैं, तो वो केवल 9% है। और वेटेड एवरेज ऑफ ईपीएस वो 55 रुपये, देखिएगा मैं भी आपके साथ 55 रुपये की बात कर रहा था, तो बैंक ने भी कहा 55 रुपये की, तो अगर हम इसको 18 के आसपास की पी रेशियो देते हैं तो 18,590 और 18,590 तो 990 रुपये, तो जो शेयर के भाव के अभी जो प्राइस है उसी के आसपास की वैल्यू निकल कर आ रही है। बुक वैल्यू 301 रुपये, जो अभी 300 से कम थी, तो इस क्वार्टर के प्रॉफिट ऐड करने के बाद 301 रुपये हो गई है। और प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 3.3 पर ही ट्रेड कर रही है अभी जो हाल फिलहाल में प्राइस टू बुक वैल्यू है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसलिए काम आती है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स को डिवाइड कर लें प्राइस टू बुक वैल्यू को, अगर वो 1 से कम आती है तो हम ये मानते हैं कि वो 1 से अगर कम है तो शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 3.3 से अगर रिटर्न ऑन एसेट्स को डिवाइड करें तो आप फिगर निकाल पाएंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फिगर है 2.39। 2.39 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि वो 1 से छोटी ही वैल्यू, 2.4 ले लेते हैं, वो 1 से छोटी ही वैल्यू आ रही है। तो जब तक वो 1 आती है, जहाँ पर 1 वैल्यू आती है, वहाँ पर माना जाता है कि बैंक की फेयर वैल्यू। अगर उस पैरामीटर से देखें तो जो शेयर प्राइस है वो 10% तक, 8 से 10% करेक्ट हो सकता है उस पैरामीटर से अगर चेक करें तो। अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज पीपीटी, तो ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं पीछे भी। तो ये देखिएगा सब घट रहे हैं, रिटेल घट रहा है, होलसेल में घट रहा है, ट्रेजरी बढ़ रही है आपकी, अदर्स बढ़ रही है, और 16 का ये प्रोविजन है। अनअलोकेटेड है जो अभी मैं पीछे भी डिस्कस कर रहा था सेगमेंट रिपोर्ट में, ये इसी जो 16 है ये 1600 करोड़ है, क्योंकि ये बिलियंस में फिगर्स हैं, यानी कि 2 जीरो इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो 1600 करोड़ की ये जो वैल्यू है, इसी ने जो है पूरे प्रॉफिट को और एक अदर इनकम की फिगर ने प्रॉफिट्स को जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंचा दिया। जो इन सेगमेंट में जो पैसा टूट रहा था वो पैसा यहाँ पे कंपनसेट हो गया। डिपॉजिट्स कैसे बढ़े हैं, तो डिपॉजिट देखिएगा, मैं साल दर साल की बात नहीं करूंगा। डिपॉजिट्स देखिएगा, करंट अकाउंट बढ़े हैं 2.8% एक क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, और सेविंग अकाउंट बढ़े 2.5। और कासा रेशो, यानी कि कासा रेशो धीरे धीरे कम हो रही है। कासा रेशो घटने का मतलब है कि सेविंग अकाउंट में पैसा ना आके आपके पास एफडी में पैसा आ रहा है, तो सेविंग अकाउंट की परसेंटेज घट रही है, और ये मोस्टली बैंकों में हो रहा है। तो जो रिजल्ट है वो मोस्टली जिस तरीके के बैंकों के आ रहे हैं वही है, बस इस बैंक में एक चीज सेपरेट है, वो आपको बता दूं कि इन्होंने प्रोविजंस कम बनाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बाकी बैंकों से बेहतर नजर आ रहे हैं। एनपीए का ट्रेंड क्या है, देखिएगा एनपीए का ट्रेंड ये है कि जून 30, 2023 को 318 करोड़ के, ये 318 मतलब 31,820 करोड़ के ग्रोस एनपीए थे, 31,820 करोड़ के, यानी कि प्रॉफिट के लगभग 3 गुना, जिस पे 26,440 करोड़ का प्रोविजन बना चुके थे। नेट एनपीए थे 5,380 करोड़ के आसपास, जो ग्रोस एनपीए बनती है 2.76, और प्रोविजन के बाद बनती है 0.48, क्योंकि लोन्स के अमाउंट बढ़े हैं, इस वजह से ये जो परसेंटेज है, ये अमाउंट बढ़ने के बावजूद भी परसेंटेज कम हो रही है, यानी कि जो एनपीए का अमाउंट है वो तो बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में घट गया। रीजन ये है क्योंकि लोन का अमाउंट भी हर साल बढ़ता रहता है, और एनपीए को जब टोटल लोन से डिवाइड करते हैं तब ये रेशियोज आती हैं। एनपीए की मूवमेंट कैसी रही, 311 करोड़ के थे शुरू में, 53 करोड़ से बढ़ गए इस बार। पिछले क्वार्टर में 42.97 बढ़ा था, इस बार 53, यानी कि एनपीए बढ़ा है इस बार। और जो रिकवरीज हुई थी पिछली बार 42 करोड़ की हुई थी, यानी कि जितना बढ़ा था उतनी रिकवरी हुई थी, लेकिन इस बार रिकवरी हुई है कम 35 की। और फिर नेट एडिशन हो गया 18 का, जो कि पिछली बार कोई एडिशन नहीं हुआ था एनपीए में, जो इस बार एनपीए में एडिशन हुआ है 18.07, यानी कि 1800 करोड़ रुपए। लेकिन आप कहेंगे सर इस बार प्रोविजन तो बैंक ने बनाया नहीं 1800 करोड़, उन्होंने तो केवल 1100 करोड़ ही बनाया है। देखिएगा उसमें एक परसेंटेज होती है पहली बार, और दूसरी बात जो 1600 करोड़ रुपए का कंटीजेंट प्रोविजन पिछली बार बनाया है ना, उसकी वजह से इन्होंने इस बार एनपीए बढ़ने के बावजूद भी नहीं बढ़ाया है। जो एनपीए बढ़ा है उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं बढ़ाया है, और
ये जो है 18.07 में से इन्होंने अकाउंट किया है 11.69, यानी कि जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसमें इन्होंने कितना प्रोवाइड किया है 11.69, ये राइट ऑफ किया है इस बार। तो इनका जो राइट ऑफ है वो इस अमाउंट से कम है, जबकि पीछे क्या हो रहा था देखिएगा, ये एडिशन हुआ 20.38, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ पिछले साल के, तो 20.38 बिलियन, लेकिन इन्होंने प्रोविजन बना लिया एक्स्ट्रा 44.66, यानी कि डबल बनाया था। Q1 ऑफ 23, ये तो पीछे की बात है क्योंकि इसी साल में इंक्लूड है, तो इन्होंने 11 बनाया था, ठीक है जी। उसके सामने पिछले बार 0.14 था, इन्होंने बनाया था 11। तो अब क्या ये कह रहे हैं कि भाई जब पिछली बार मात्र 0.14 था और हमने 11 बना लिया था, यानी कि 1158 करोड़ बना लिया था, इस बार इतना क्यों बनाया? तो इस बार इन्होंने कम बनाया है, क्योंकि कहते हैं कि हमने पिछली बार बना रखा था, इस बार हमारे एनपीए तो बढ़े हैं लेकिन प्रोविजन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पिछली बार बढ़ा लिए थे। अब लोन की कैटेगरी देखिए, लोन की जो ए कैटेगरी के लोन है, ए या ए माइनस, हम ये कह सकते हैं कि इसमें एनपीए नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा या बहुत कम होता है, क्वालिटी वाले हैं। तो ये पोर्टफोलियो पिछले बार था 73.5 और ये लगातार बढ़ रहा था, मतलब क्वालिटी एसेट्स बढ़ने लग रही थी। मार्च 2020 में तो खराब ही हो गया था, आपको पता है, कोविड के बाद। फिर कोविड में सुधार हुआ तो 69% हो गया था ये बढ़िया वाले जो लोन दे रखे हैं। फिर और क्वालिटी इंप्रूव हुई तो फिर 71% हो गया था। फिर देखिएगा दिसंबर 2022 आया तो और क्वालिटी इंप्रूव हुई, 73% पे पहुंच गए। फिर आप आए मार्च 23 में और क्वालिटी इंप्रूव होगी 73.5 में, यानी कि जो आपने लोन दे रखे हैं उनकी जो अच्छी कैटेगरी के लोन है उनकी मात्रा बढ़ रही है। लेकिन इस क्वार्टर में देखिएगा, खाली चीज़ें रिजल्ट में नहीं होती है, बिटवीन द लाइन्स में बोलता हूँ ना, वो ध्यान समझिएगा। इस बार क्या हुआ है, इस बार रिवर्स हो गया। ये जो अच्छे लोन की परसेंटेज है जो आपने बांट रखे हैं वो 73.5 से घटकर 72.12 हो गई है, यानी कि 130 बेसिस पॉइंट आपकी जो अच्छी असेट्स थी, मतलब जो आपने लोन बांट रखे हैं ए कैटेगरी वाले, उनकी मात्रा घट गई है। उसके बाद बात करते हैं बी रेटिंग के, यानी कि जिनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, जिनमें से एनपीए बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। देखिएगा तो कोविड के टाइम तो ये 30% के आसपास थे और यही सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय पर। फिर ये धीरे धीरे घटे 25 हो गए। फिर ये बी कैटेगरी के लोग और कम हुए कि भाई ठीक है अब कम डूबेगा पैसा, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए। लेकिन इस क्वार्टर में ये बी कैटेगरी के जो लोन्स हैं वो बढ़ गए, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की क्रेडिट रेटिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर एक रिवर्सल इसके अंदर भी दिख रहा है। असेट्स क्वालिटी, इसका मतलब है कि आगे चल के चैलेंज दे सकती है। यहाँ पर एक शुरुआती संकेत है, ये तो देखिएगा अगले क्वार्टर चलने के बाद ही पता चलेगा, बट संकेत आ रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मैंने आपको बताया था, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। देखिए टीयर 1 कैपिटल होती है बिल्कुल परमानेंट कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल होती है लेस परमानेंट कैपिटल। इसकी परसेंटेज जो है पिछले क्वार्टर में क्या थी, मार्च 31 2023 में टोटल कैपिटल की एडिक्वेसी रेशियो थी 18.34 और जो परमानेंट वाली थी उन्होंने 17.6। और जो टीयर 1 कैपिटल थी आउट ऑफ विच CET1, तो आप इस CET को छोड़िए भी, ये 1 वाली है और ये 2 वाली है। अब यहां पर ये दोनों, ये थोड़ी सी लेस परमानेंट है, ये परमानेंट है। अब ये जो मोर परमानेंट कैपिटल है ये टोटल रिस्क के सामने घटकर 16 हो गई। अरे देखिए घटी भी दोनों साइड से, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। टीयर 1 कैपिटल परमानेंट कैपिटल, क्योंकि कुछ बोरोइंग्स इन्होंने रीपे की होंगी, वो टोटलिटी में भी घट गई, 1884 करोड़ से घटकर 1850 हो गई। यानी कि जो परमानेंट कैपिटल थी वो 34 करोड़ घट गई, यानी कि सेम भी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि बैंक ने जो भी कैपिटल रीपे किया उसको दोबारा लाना पड़ेगा बैंक में। दूसरा है टीयर 2 कैपिटल, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, ये सेम है और ये कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी नहीं होता। मेन होती है टीयर 1 कैपिटल। अब इस टीयर 1 कैपिटल को रिस्क वेटेड असेट से डिवाइड करते हैं। तो रिस्क वेटेड असेट्स थी पिछली बार 705, यानी कि जो आपने लोन बांट रखे हैं, ये 10 लाख करोड़ रुपए की फिगर्स है, क्योंकि बिलियंस में फिगर है। 10,70,000 जो इस बार होगी 11,56,000 करोड़, ये रिस्क वेटेड असेट्स की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है रिस्क वेटेड कैसे निकलती है, इसमें से ये तो है बैलेंस शीट के अंदर,
यानी कि आपने लोन अनसिक्योर्ड बांट दिया तो ये रिस्क वेटेड बढ़ जाएंगी। आप सिक्योर्ड लोन ज्यादा बांटोगे तो ये घट जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क साइड पे रिस्क वेटेड एसेट्स ऊपर की तरफ आ गया और जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, जो कमिटमेंट्स या कंटीजेंट लायबिलिटी, वो बढ़ गई। इन दोनों का टोटल करते हैं और इन दोनों के टोटल को टोटल कैपिटल से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो 1931 है इसको डिवाइड करेंगे टोटल रिस्क से 11562, तो ये रेशियो निकल कर आती है 16.71। और अगर आप पहले वाले को डिवाइड करोगे 1850 को इससे, तो ये वाली निकल कर आएगी। इसको डिवाइड करो, सॉरी 81 को डिवाइड करोगे तो ये आएगी। तो कुल मिलाकर ये जो रेशियोज थी 18.34 थी, जो घटकर 16.71 हो गई। ये भी बता रहे कि भाई बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल है, भी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे तो कहीं ऊपर है, लेकिन अगर आप बैंक को ग्रो करना है, आगे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो फर्दर कैपिटल बैंक में डालनी पड़ेगी। तो ये एक आने वाले समय में आप ऐसी न्यूज़ अनाउंसमेंट भी सुनेंगे। और अगर आप सेगमेंट वाइज देखना चाहेंगे तो भाई कहाँ पर प्रॉफिट्स हैं, तो प्रूडेंशियल का प्रॉफिट जो है घट के आया है, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का घट के आया है, प्रूडेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट का बढ़ के आया है, यानी कि जो एमसी बिजनेस है सिक्योरिटी का बढ़ के आया है, और बाकी जगह जो बाकी छोटे छोटे बिजनेस हैं या जो इंडिया से बाहर बैंक से इनके यूके और कनाडा में, वहाँ सब जगह इनके बढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस है ये आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है रिड्यूस हुआ है, कॉस्ट बढ़ी है, उन सब की भी जो है एक अलग स्टेटमेंट आपके साथ है। तो इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक लेक्चर की तरह हो गई। 40 मिनट का एक लेक्चर आज आपको मिला है और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।